कुछ समय पहले की बात है। एक गांव था जिसके बाहर की तरफ एक पुरानी हवेली थी। वो हवेली थी तो बहुत आलीशान, पर कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि वहां कोई कोकोमोरा नाम का राक्षस रहता है जो लोगों को मारकर किसी शैतान को बलि चढ़ा देता है ताकि वो शैतान जिंदा हो सके। मैंने ललन को मना किया था उधर ना जाना, पर वह नहीं माना। 2 दिन हो गए वापस नहीं आया। अब उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। जो पता है कि उधर कोकोमोरा का राज है, तो उधर गया ही क्यों? वो पक्का कोकोमोरा का शिकार बन गया होगा। गांव से बहुत से लोग गायब हो चुके थे और अब गांव वाले इतना डरने लगे थे कि आपातकालीन स्थिति में भी उधर से नहीं गुजरते थे। उधर दूसरी तरफ शहर में, हेलो, हाँ, मैंने फाइनल कर दिया है। वो हवेली अब हमारी है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुना दी तुमने। बाकियों को बताया या नहीं? नहीं, बाकियों को शाम को बताऊंगा। शाम में मूवी देखने चल रहे हैं ना सब, तभी बता दूंगा। ठीक है। एक शहर में करण, राज, मदन, रियाज, सीमा और रिया नाम के 6 दोस्त रहते थे। सभी एक शाम मूवी देखने के लिए मिलते हैं तो करण उन्हें बताता है। हाँ, तो गौर से सुनो सब लोग, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? यही कि जो हवेली हम लोगों ने देखी है वो अपनी हो गई है, वो भी बहुत सस्ते में। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं सिवाय सीमा और रियाज के। सीमा कहती है, मैं तो प्रार्थना कर रही थी कि वो हवेली हमें ना मिले। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पापा बता रहे थे कि ये हवेली जिस इलाके में है वहाँ एक कोकोमारा नाम का राक्षस रहता है जो लोगों को मार डालता है। पास के गांव के बहुत से लोग वहाँ गायब हो चुके हैं। सब लोग हंसने लगते हैं और राज कहता है, तेरे पापा ने तुझे काफी अच्छी कहानी सुनाई है। हमें भी ये कहानी अच्छी लगती, पर क्या करे, हम 5 साल के नहीं है ना। सीमा सही कह रही है, मैंने भी ऐसा कुछ सुना है। मेरी मानो, उसकी बात पर यकीन करो। पर कोई भी सीमा की बात पर यकीन नहीं करता और सब हंसते हुए मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी के बाद डिसाइड होता है कि कल वो लोग उस हवेली पर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर हम सब तो तेरे साथ है ना। सोच लो यार एक बार। हाँ, सोच लिया। चलो। बहुत मिन्नतों के बाद सीमा और रियाज चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन वो सब लोग उस हवेली में पार्टी करने जाते हैं। अगर उस कोकोमोरा ने मुझे मारा तो याद रखना, भूत बनकर तुम सबको डराऊंगी। सब लोग हंसते हैं और कुछ समय बाद वो हवेली आ जाती है। ओह, आखिर हम पहुंच गए। चलो फटाफट अंदर। हाँ चलो, अब मजा आएगा। सब लोग अंदर जाते हैं, कुछ सफाई करते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। बातें होती है, गाना बजाना होता है और बहुत सारे मजे के बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। अरे यार, इतनी रात में वॉशरूम आ रहा है। रियाज वॉशरूम जाता है। बहुत देर हो जाती है पर वो लौट कर नहीं आता। सुबह सब लोग उठते हैं तो जब उन्हें रियाज नहीं दिखता तो वो लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं। उस कोकोमोरा ने मार दिया होगा पक्का। हम सबको यहाँ से चलना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। बकवास ना करो और उसे ढूंढो, यहीं कहीं होगा। सब उसे ढूंढते हैं, वो तो नहीं मिलता, पर उसके गले का ताबीज पड़ा मिलता है। सीमा कहती है कि उसे कोकोमोरा ने मार दिया होगा, पर बाकी सबको लगता है कि वो डर की वजह से वापस शहर भाग गया। अरे वो गया तो जाने दो, हम लोग एंजॉय करेंगे आराम से। हाँ बिल्कुल। वो सब उस दिन मजे करते हैं, बाहर निकलते हैं, पास की नहर घूमने जाते हैं। वो लोग जब वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि उनके बीच सीमा नहीं है। वो लोग उसे वापस ढूंढने जाते हैं तो वो तो नहीं मिलती, पर उसका पर्स मिलता है। लो, एक और डरपोक डर कर भाग गई। अजीब पागल है ये लोग, क्या ही कहा जाए। उस रात को वो लोग सोते हैं तो मदन को बहुत तेज गर्मी लगती है, इसलिए वो छत पर टहलने जाता है। अरे अब मदन कहाँ है? हाँ, सुबह से तो दिखा ही नहीं। कहीं वो भी तो नहीं भाग गया। वो लोग उसे ढूंढते हैं और जब अंत में उन्हें छत पर उसकी चप्पल मिलती है तो सबको समझ आता है कि उसे भी कोकोमोरा ने मार दिया है। रियाज और सीमा सही कह रहे थे, कोकोमोरा सचमुच है।
हम लोग भी उसका शिकार बने। उससे पहले चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ, राज सही कह रहा है। चलो मैं कार निकालता हूँ। वो सब वहाँ से कार में बैठकर चल देते हैं, पर रास्ते में अचानक कार खराब हो जाती है, पर किसी की उतरकर चेक करने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं तो नहीं उतरूंगा, मुझे डर लग रहा है, पर कार चेक तो करनी पड़ेगी। चलो मैं साथ में उतरता हूँ। दोनों साथ उतरते हैं और करण चेक करता है तो पता चलता है कि कार में पानी डालना है। दोनों कार के लिए पानी ढूंढने निकल जाते हैं और यह कार में बैठी रहती है। मैं और करण पानी लेने जा रहे हैं, तुम कार में ही बैठी रहना। ओके। दोनों जाते हैं, पर सिर्फ करण ही वापस आता है और वो भी रोता हुआ। रिया राज पता नहीं कहाँ चला गया। मैं एक हैंडपंप से पानी भर रहा था और वो ना जाने कहाँ चला गया। कहीं उसे भी ककोमुरा ने मार तो नहीं दिया? शायद। दोनों कार में बैठकर थोड़ी देर रोते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन न्यूज़पेपर में ये पूरी घटना छपती है। हाँ हेलो वकील साहब, बताइए। और क्योंकि बाकी सब मर गए हैं तो वो हवेली और सारे बिजनेस आपके हुए, ठीक है? ठीक नहीं, परफेक्ट है। उधर यह सारी चीजें याद करना शुरू करती है। उसे समझ आता है कि सारे लोगों के कत्ल किसी ककोमुरा ने नहीं बल्कि करण ने किए हैं, वो भी हवेली अपने नाम करने के लिए। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये सब करण ने किया था हवेली अपने नाम करने के लिए, और मैं इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं इस हवेली या किसी बिजनेस में हिस्सेदार नहीं थी। मुझे करण को पुलिस को पकड़वाना होगा। वो वापस उस हवेली के पास जाती है ताकि करण के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। सिनेमा घर से बाहर निकलते हुए आदर्श बोला, आज का तो दिन ही खराब है। पहले वो सरप्राइज टेस्ट और उसके बाद ये मूवी, कितनी बकवास थी यार। कहा था तुम लोगों से कि कोई अच्छी धमाकेदार हॉरर मूवी देखते हैं, मगर तुम लोगों को तो ये बकवास रोमांटिक मूवी देखनी थी। हीरो को तो हीरोइन के पीछे पीछे घूमने के अलावा कोई काम था ही नहीं। ना कोई एक्शन था ना कोई सस्पेंस। इससे बकवास मूवी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम लोगों से कहा था कि हॉरर मूवी देखने चलते हैं, मगर तुम लोगों को तो यही मूवी देखनी थी। तुझे पता है ना, मैं भूत प्रेत वाली पिक्चर देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनमें उन लोगों का मजाक बनाया जाता है जो मेरे वसूलों के खिलाफ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग चले जाओ, मगर तुमने तो जिद की थी कि साथ में ही चलेंगे। अरे यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। मैं विश्वास नहीं करता इन सब चीजों में। 21वीं सदी में रहते हुए तुम इतनी पुरानी बातें करते हो। तुम मान या ना मान यार, यदि भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं। एक और जहाँ अच्छी आत्मा होती है वहीं बुरी आत्मा भी होती है। बस फर्क इतना है कि यदि हम उन्हें परेशान ना करें तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ती। बस कर अनिल महाराज, तू बस कर। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने सच में इन आत्माओं का अनुभव किया हो। मैंने अनुभव नहीं किया है, मगर आत्माओं के बारे में सुना जरूर है। मेरे ननिहाल के पास एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर कई लोगों ने आत्मा का अनुभव किया है। जब तक मैं किसी चीज को अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। तू विश्वास करे या ना करे, मैं विश्वास करता हूँ, और इसके आगे मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। बात को अधूरी छोड़कर मत जा, बात पूरी कर। यार तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो। जरा देखो तो हम कहाँ खड़े हैं और लोग तुम्हारी तरफ किस तरीके से देख रहे हैं। देखो, अब इस बारे में कोई भी बहस नहीं करेगा, और ना मुझे बहुत तेज भूख लगी, और इस गंदी सी मूवी को देखकर मेरा तो सर दर्द होने लगे। मैं कॉफी पीऊंगी। चल यार, अब तो गुस्सा मत हो। आज की कॉफी मैं पिलाता हूँ तुम दोनों को। मैं फ्रेंच फ्राइज भी लूंगी। तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं हॉस्टल में मिलता हूँ। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया यार? कॉफी पीकर चले जाना। मगर अनिल नहीं माना और वहाँ से चला गया। अनिल के जाने के बाद स्वरा और आदर्श दोनों कैफे में बैठे थे। ये अनिल बैठे बैठे कुछ भी बोलता रहता है। तुम्हें क्या लगता है इसकी बातों में कितनी सच्चाई होगी? किस बात के बारे में पूछ रहे हो तुम? तो वे कितने भुलक्कड़ है। हाँ, अरे अभी जो अनिल ने बोला उसके बारे में बोल रहा हूँ। ओह, फिर वही बात। देखो, मगर मैं तो कहूंगी कि मुझे भगवान पर विश्वास है, और अच्छी शक्तियाँ होती हैं तो बुरी शक्तियाँ भी होती होंगी। लेकिन देखना, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है। उसके बाद अगले दिन कॉलेज में अनिल,
कल तुमसे बात करने के बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ननिहाल के पास उस जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर बुरी आत्माओं का निवास है। मैंने कब कहा बुरी आत्माओं का? मैंने सिर्फ आत्माओं का कहा। हाँ हाँ वही। वो राजस्थान का एक पिछड़ा हुआ गांव है जहाँ पर प्रेम करने वालों को जिंदा जला दिया जाता है। उन्हीं की आत्मा अपने प्यार की तलाश में भटकती रहती है। वैसे तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। वो गांव खाली हो गया है, अब कुछ ही लोग वहाँ पर हैं। अब तो वहाँ के लोग भी वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। और तुम वहाँ जाना चाहते हो? हाँ जाना है यार, ताकि तुम्हारी और स्वरा की गलतफहमी को दूर कर सकूं। ऐसा कहकर आदर्श वहाँ से हॉस्टल आ जाता है। मोबाइल पर उस गांव का लोकेशन सर्च करता है और उस गांव के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन आदर्श उस गांव में पहुंच गया। गांव की हालत बहुत ही पिछड़ी हुई और बेकार थी। बेसिक फैसिलिटी तक वहां पर नहीं थी। उसे गांव तक पैदल जाना पड़ा। उसे बहुत तेज गुस्सा आया। कितना बेकार गांव है यार। अनिल ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। सोचते हुए उसने अनिल को फोन लगाने की कोशिश की। तभी फोन पर स्वरा का कॉल आया। हेलो आदर्श, पहुंच गए तुम? हाँ अभी पहुंचा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? देखो अभी भी वक्त है और वापस आ जाओ। अरे यार कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल मेन सड़क से गांव तक पैदल आना पड़ा। यहाँ तो बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। तुम्हारी आवाज भी कट कट कर आ रही है। हेलो, लगता है नेटवर्क इशू है। लगता है सिर्फ मैसेज में ही बात हो पाएगी। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने रहने की व्यवस्था करो। हाँ, और देखो कोई परेशानी हो तो अनिल ने कहा है कि उसके मामा तुम्हें उनके गांव से लेने आ जाएंगे। नहीं, मुझे एक रात यहीं बितानी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहकर वो फोन रख देती है। स्वरा से बात करने के बाद आदर्श गांव के अंदर पहुंच जाता है। सब लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं क्योंकि कई दिनों के बाद उस गांव में कोई आया था। आदर्श उनके पास जाकर बोला, जी देखिए मैं यहाँ पर एक रात रुकना चाहता हूँ, क्या कोई धर्मशाला होगी? व्यक्ति आदर्श की ओर आश्चर्य से देखकर बोला, यहाँ तो गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं और तुम यहाँ पर रहना चाहते हो? यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। हाँ, थोड़ी दूर पर ठाकुर साहब का घर है, शायद वहाँ आपके रहने का कोई बंदोबस्त हो जाए। आदर्श जैसे तैसे गांव में आगे बढ़ रहा था। सब लोग उसकी ओर देख रहे थे। आदर्श मन में सोचने लगा, कैसा गांव है, गिनती के घर है और लोग बाहर से आने वालों को इस तरह देख रहे हैं मानो कोई एलियन देख लिया हो। वह जैसे ही ठाकुर साहब के घर पहुंचा, ठाकुर साहब बाहर दलान में ही बैठे थे। उन्हें देखकर आदर्श ने नमस्ते किया और बोला, सर मेरा नाम आदर्श है, मैं किसी कारण से इस गांव में आया हूँ। कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। क्या एक रात के लिए मेरे रुकने का बंदोबस्त कर सकते हैं? बेटा यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ पास में एक दूसरा गांव है, वहाँ जाकर आप रह लो। आप चाहे तो हमारा कोई आदमी आपको वहाँ तक छोड़ आएगा। नहीं सर, मुझे इसी गांव में रहना है। सुना है यहाँ पर कुछ आत्माओं का वास है, मैं उन पर रिसर्च कर रहा हूँ। क्या कहा? आत्माओं पर रिसर्च कर रहे हो? हमारे पूर्वजों की गलती के कारण हम लोग अब ये गांव खाली करके जा रहे हैं, और मेरी मानिए तो आप उन आत्माओं को परेशान मत करिए। देखिए मैं उन्हें परेशान करने नहीं आया, सिर्फ महसूस करने आया हूँ। आपको मेरे कारण तकलीफ नहीं होगी। प्लीज एक दिन रहने की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है बेटा, मगर आप रात को हमारे घर से बाहर मत निकलना। ठाकुर साहब उसे घर के अंदर ले गए, अपनी पत्नी और बेटे से परिचय कराए और गेस्ट रूम में उसके रहने की व्यवस्था कर दिए। थोड़ी देर बाद उसने देखा एक खूबसूरत सी लड़की झूला झूल रही है। उसके बगल में खड़ी दूसरी महिला उसे झूला झूला रही है। झूला झूलने वाली ऊपर से नीचे तक गहनों से सजी हुई थी और जो झूला झूला रही थी वो अपने पहनावे से नौकरानी लग रही थी। आदर्श ने सोचा ठाकुर ने इनका परिचय तो नहीं कराया। अब वो पूछता उसके पहले ही उसके सामने ठाकुर के बेटे ने चाय नाश्ता रख दिया। आदर्श ने झूले की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद गांव के लोग अपनी बेटियों का परिचय बाहर के पुरुषों से नहीं कराते हैं। आदर्श चाय नाश्ता कर गांव में घूमने गया और लोगों से आत्माओं के बारे में जानने की कोशिश की।
मगर आत्माओं का नाम सुनकर कोई भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो अपने आसपास आत्माओं को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। रात को डिनर करने के बाद ठाकुर साहब ने उसे सख्त हिदायत दे दी, देखिए, अब आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, वरना यदि कोई ऊंच नीच हो जाती है तो गांव में हमारी बदनामी होगी। आदर्श गुस्से में अपने कमरे में चला गया। जिस चीज को महसूस करने यहाँ आया था, जब उसे ही महसूस नहीं करना है तो यहाँ आने का क्या मतलब है। देर रात करीब 10 बजे उसे प्यास लगी तो देखा कमरे में पानी नहीं था। वो पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा दलान में वो लड़की झूला झूल रही थी और नौकरानी उसे झूला झूला रही थी। यह देख आदर्श आश्चर्य से घड़ी देखने लगा। रात को 10 बजे झूला झूलने का कौन सा समय होता है? हाँ? आदर्श उन दोनों को बिना कुछ बोले किचन में जाकर पानी पीकर आ गया, मगर जब वो वापस आया तो वो दोनों दरवाजे से बाहर जा रही थी। आदर्श ने सोचा जरूर कोई लड़के का लफड़ा होगा, तभी ये लड़कियां आधी रात को घर से बाहर जा रही हैं। वो उनका पीछा करने लगा तो दोनों खेतों के बीच जाकर एक पेड़ से उल्टी लटक गई। आदर्श उन दोनों को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा तो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया। दोनों उसे देखकर जोरों से हंसने लगी और उस लड़की ने अपना एक दुपट्टा आदर्श के ऊपर डाल दिया। आदर्श वो दुपट्टा हटाने लगा पर दुपट्टा हट ही नहीं रहा था। आदर्श अपनी जी जान लगाकर दुपट्टा हटाने लगा और आखिरकार उसने दुपट्टा हटाकर फेंक दिया और अपनी जान मुट्ठी में लिए दौड़ते हुए हवेली वापस आ गया। अगले दिन डर के मारे उसे बुखार आ गया था। ठाकुर साहब ने उसकी हालत देखी तो पूछा, रात को तो आप अच्छे थे, अब क्या हो गया? आदर्श हकलाते हुए बोला, आपकी बेटी और नौकरानी दोनों अब पेड़ पर लटके थे। कौन लड़की, कौन नौकरानी? हमारे घर में हम 3 सदस्य हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। आप किसकी बात कर रहे हैं? कहीं आपने? हाँ, बहुत अनर्थ हो गया बेटा, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। क्या हुआ है, आप मुझे बताइए। आपने जिसे देखा है वो हमारे दादाजी की पहली पत्नी और उनकी नौकरानी थी। नौकरानी दादाजी की पहली पत्नी के साथ उनके मायके से आई थी। हमारी दादी अपने पति के बजाय अपनी नौकरानी से प्यार करती थी। उनका ये रंग ढंग देखकर दादाजी ने उस नौकरानी को खेतों के बीचों बीच जिंदा जला दिया था। जब ये खबर दादाजी की पत्नी को पता चली तो उन्होंने महल के ऊपरी मंजिल पर जाकर आत्महत्या कर ली। अब कभी कभी उन दोनों की आत्मा यहाँ घर पर और कभी खेतों पर महसूस होती है। कहीं उन्होंने आपको अपना लाल दुपट्टा तो नहीं दिया? हाँ, दिया था। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। आपने उनके निजी पलों में छेड़छाड़ की थी। आपको उनके पीछे पीछे खेत पर नहीं जाना था। हम अभी हमारे आदमी से कहकर आपको शहर छुड़वा देते हैं। आगे राम जी भला करे। आदर्श घबरा कर स्वरा को फोन लगाता है और सारी बातें उसे बता देता है। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो और पलट कर मत देखना। कहते हैं कि पलट कर देखने से मौत निश्चित है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, बाहर गाड़ी खड़ी है मुझे शहर छोड़ने के लिए। तुम अपना फोन चालू रखना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ हाँ, बस अभी जल्दी से निकलो वहाँ से। आदर्श गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी चलने लगती है। गांव से बाहर जाने का रास्ता उसी खेत के बीच से था। जैसे ही गाड़ी वहां से गुजरती है, गाड़ी चलाने वाले शख्स में अजीब तरीके का बदलाव होता है। आदर्श आईने में देखता है तो गाड़ी चलाने वाले को देखकर वो हैरान हो जाता है। स्वरा, ये गाड़ी वाला वही दुपट्टा ओढ़े हुए है। मुझे लगता है ये वही आत्मा है। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। देखो, कुछ नहीं होगा। तुम बस भगवान का नाम लो और वहाँ से जल्दी भागो। मुझे अनिल की बात मान लेनी चाहिए थी, या नहीं आना था। मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा है। हेलो आदर्श, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कुछ तो बोलो। हेलो। अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी कि गांव से शहर लौटते वक्त गाड़ी में दम घुटने से नौजवान की मौत। नमस्ते मित्रों,
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हर वेडनेसडे देखिए एक खौफनाक हॉरर स्टोरी।